परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये नहीं, किससे? क्यों नहीं आता? तो उससे समय ज्यादा लगेगा ना। ये सारा चीज तो हम लोग पढ़े। सब गायब। अरे आएगा, आप लोग समझदार हैं। अब 6 महीना इसी में हम लोग को नहीं ना घूमना है क्या? खत्म भी तो करना है। चलिए हेडिंग बनाइए, परमाणु संरचना। जहां नहीं समझ में आएगा वहां हम हैं, मुलाकात करिएगा, समझा क्या? अरे आप कॉपी में तो लिखिए, इंग्लिश में थोड़ी लिखना है आपको। आपको तो हिंदी में पढ़ना है ना, इंग्लिश वाले के लिए है केवल। चलिए परमाणु संरचना, हेडिंग बनाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे 2 ग्रुप में, फिजिकल और केमिकल पढ़े थे ना। तो फिजिकल के बेसिस पर कितना क्लासिफिकेशन था? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट था। उसके बाद केमिकल के आधार पर 2 रूप में था, प्योर और मिक्सचर। प्योर के आधार पर 3 था, नहीं प्योर के आधार पर 2, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के आधार पर 3, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। कंपाउंड के आधार पर 2, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद क्या था? मिक्सचर। मिक्सचर में 2 था, होमोजीनियस और होमोजीनियस में फिर 3 था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। वहां तक क्लियर है। अभी परमाणु संरचना क्या है? हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन किसका करते हैं? पदार्थ का, मैटर का करते हैं ना। और कोई भी मैटर हो, पदार्थ हो, वो बना किस चीज का रहता है? एटम का। ठीक है, तो एटम किसे कहते हैं? एटम कहते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे खंड या टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये मन में बात आई एक भारत के ऋषि के मन में, जिनका नाम था ऋषि कनाद। ठीक है, तो सबसे पहले किसके दिमाग में आया? ऋषि कनाद। तो ऋषि कनाद ने एटम शब्द तो नहीं दिया था, परमाणु शब्द दिया था। तो अगर पूछा जाए कि परमाणु शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो क्या कहेंगे? ऋषि कनाद। ठीक है, तो उन्होंने परमाणु शब्द दिया और बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। लेकिन आगे चल करके उन्होंने एटम के बारे में और अधिक ज्यादा जानकारियां नहीं दी। तो एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन आया तो उसने परमाणु को क्या करा? बढ़िया से परिभाषित कर दिया। और परिभाषित करके उसने कहा कि दी फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल। किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसे खंड या टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा, उसे एटम कहेंगे। ये बात किसने बताई? जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन को क्या कहा गया? फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु संरचना का जनक किसे कहा गया? जॉन डाल्टन को कहा गया। लेकिन जॉन डाल्टन का ये जो डेफिनेशन था वो सही था या गलत था? गलत था। An atom can be divided into many further particle like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मोसोन, बोसोन, कई सारे पार्ट में उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। तो जब जे थॉमसन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रूप में एटम को क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं कि परमाणु के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आगे चलने के बाद गोल्डस्टेन आते हैं, तो गोल्डस्टेन कहते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है। आगे जाने के बाद चैडविक आते हैं, तो चैडविक कहते हैं एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। एंडरसन आते हैं तो वो कहते हैं एटम के अंदर पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड आते हैं तो कहते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एक एटम को कई सारे भागों में बांटा जा सकता है। अब एटम जो शब्द है, यहां पर एटम जो शब्द आप देख रहे हैं, ये एटम में 4 लेटर हैं, ATOM। मीनिंग क्या है इसका? TOM, टॉम का मतलब क्या होता है? टू बी बाइट। जिसे छोटा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? टॉम कहते हैं। इसके आगे क्या लग गया? ए। तो एटम का मतलब क्या हो गया? ए लगा तो निगेटिव हो गया ना, जिसे काटा नहीं जा सकता। तो एटम वर्ड ही अपने आप में गलत है। कहोगे कैसे गलत है? क्योंकि एटम का डेफिनेशन आज तक नहीं बदला, जबकि एटम का मतलब पूरा का पूरा इससे अलग है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एटम के बारे में गलत गलत सिद्धांतों को पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के सही सिद्धांत पढ़ेंगे।
सिलेबस से आज तक गलत सिद्धांत को हटाया नहीं गया, सब गलत सिद्धांत आज भी है। जैसे वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल, वो सारे मॉडल आज भी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो एटम का मतलब क्या है, सही है या गलत है? गलत है, ठीक है। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। समझ गया? हाँ, लेकिन कहेंगे क्या? अविभाज्य कण, ये नहीं कहेंगे पदार्थ का विभाज्य कण परमाणु है, परिभाषा गलत हो जाएगा। हाँ, तो क्या कहेंगे? विभाज्य, गलत हो जाएगा, अविभाज्य। चलिए कुछ पॉइंट्स है, पहले लिखिए। इंग्लिश वाले छापते चलो, हिंदी वाले बोल रहे हैं, लिखो। हिंदी वाले लोग लिखना, हिंदी वाले लोग लिखना। सर्वप्रथम 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 ऋषि कनाद ने, सर्वप्रथम ऋषि कनाद ने, ऋषि कनाद ने परमाणु परमाणु शब्द की व्याख्या की, परमाणु शब्द की व्याख्या की, ठीक है। बाद में इनके व्याख्या को चुराया कौन? डाल्टन। आगे चल करके लिखिएगा, डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु संरचना की जानकारी दी, परमाणु संरचना की जानकारी दी, कॉमा, डाल्टन के अनुसार एक परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, किसी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक, डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक, डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। हो गया? ये लिख लिए सब लोग? इंग्लिश वाले का हो गया ना? डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। आगे बढ़े, कई दिन में लिखोगे? लेट से आओगे तो लिखोगे, लेट से ना। चलिए अब देखिए, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी सही था या गलत था? गलत। वही लिखा हुआ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि, ठीक है। तो उनका थ्योरी क्या था? गलत था, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाउंड इन न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन रोटेट इन देयर आउटर ऑर्बिट। ये आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से भी। कोई भी एक एटम है, उस एटम में देखो, एटम का जो सेंटर है, इस सेंटर में क्या होता है? नाभिक। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक जो होता है उसमें दो चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और न्यूट्रल, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज कहां, निगेटिव चार्ज कहां पर है? आउटसाइड दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड है, बाहर में है। और बाहर में यह किस रूप में बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो एटम का जो न्यूक्लियस है, प्रश्न पूछा जाए एन एटम इज व्हाट इलेक्ट्रिकली, तो क्या कहोगे? न्यूट्रल। एक परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्वेश्चन यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का कौन सा भाग लेता है, तो क्या कहोगे? बाहरी भाग की आंतरिक भाग? आंतरिक भाग, जिसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु का यह सबसे बाहरी ऑर्बिट जो आप देख रहे हो, ये वाला ऑर्बिट जो आप देख रहे हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही भाग लेता है। इसके अंदर का कोई भी ऑर्बिट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। प्रश्न यदि आपसे पूछे, मान लो कि किसी परमाणु का भार कुछ भी है, XYZ, मान लो इस परमाणु का भार X है, तो वो किस कारण से है? ऑप्शन आपको दे दें, इसके इलेक्ट्रॉन के कारण से है, इसके प्रोटॉन के कारण से है, इसके न्यूट्रॉन के कारण से है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से है, तो क्या कहोगे?
परमाणु का भार किस कारण से होता है? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से होता है। अच्छा चलो, आपने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से होता है, तो आपको यह भी पता होगा कि एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एटम में जब बराबर होती है तो फिर आप कैसे कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होगा? हम ये भी तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर एटम का मास होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह? मान लो एक इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन है, तो क्यों कहेंगे प्रोटॉन के मास के बराबर एटम का मास है? ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? बहुत तेजी से रिवॉल्व करते रहता है, तो हर जगह इसका वजन क्या होते रहता है? वैरी करेगा। आपको वो झूला पर आप बैठे होंगे जो इस तरह से चलते रहता है, बैठे हैं ना, राउंड वाला झूला, तो यहां पर आप रहोगे तो आपके बॉडी का जो वजन होगा, यहां पर आओगे आपके बॉडी का वजन, यहां रहोगे बॉडी का वजन एक रहेगा, बदलते रहेगा, बदलते रहेगा, हर जगह बदलते रहेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो भार होता है वो अस्थायी होता है, वो फिक्स नहीं होता। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर एटम के मास को नहीं मानते। किसके मास के बराबर मानते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। The mass of an atom is due to their proton and neutron. क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रह रहा है? परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में। तो परमाणु के न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन माने जो न्यूक्लियस का भाग है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, अभी लिखवाएंगे। A proton and neutron are found in nucleus while electron rotate in outer orbit. इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा। आगे लिखा हुआ है the particle which cannot be formed by the help of other particle are called permanent fundamental particle. इसको हम लिखवाते हैं। अब जैसे पूछे अगर आपसे, मान लो कि किसी भी परमाणु में परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल और टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण जो होता है किसी परमाणु में वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण, और दूसरा एक कहते हैं हम लोग परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण। तो अस्थायी मौलिक कण जो है, जो नहीं भी रहे तो एटम पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़े, वो कौन कौन सा हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। कौन कौन हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। और कौन हो जाएगा? मेसोन। और कौन सा हो जाएगा? बोसोन। और कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रिनो। ये सब क्या हो जाएगा? टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण। और दूसरा इसमें क्या है? परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। ये रहेगा ही रहेगा किसी भी एटम के अंदर। तो परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल में केवल तीन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं हम लोग अस्थायी मौलिक कण, परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। और टेम्पोररी किसको कहते हैं? पॉजिट्रॉन, मोसोन, बोसोन, जितना सारा है वो सबको कहते हैं। न्यूट्रिनो, ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये स्लाइड? छापिए। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स लिख दें, एकदम बोलता है तुरंत यस सर, न्यूक्लियॉन्स, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मिट गया, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स में केवल क्या क्या आ जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में वृत्ताकार पथ पर, बाहरी कक्षा में वृत्ताकार पथ पर
वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है, घूमते रहता है। हो गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। आगे लिखिएगा, परमाणु के मौलिक कण निम्न हैं। हाँ, परमाणु के मौलिक कण निम्न होते हैं। परमाणु के मौलिक कण निम्न होते हैं। पहला अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण, ब्रैकेट में लिख लेना PFP, मतलब परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल, PFP याद रहेगा, परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें डैश देकर के लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा लिखिएगा अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण। इसमें लिखिएगा TFP, टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लेना TFP, टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल। उसमें लिखिएगा मेसोन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, बोर्ड पर लिखा हुआ है मेसोन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो परमानेंट और टेम्पोररी समझ में आया। परमानेंट माने जो रहेगा ही रहेगा, टेम्पोररी मतलब जो नहीं भी रहे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बीच अगला पॉइंट क्या लिखा है, एटम का सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। माने पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन पाया जा रहा है। आगे क्या लिखा है, द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू देयर न्यूक्लियस। एटम का मास जो होता है वो किस कारण से है, न्यूक्लियस के कारण से है। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से है। न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड। इन विच न्यूक्लियॉन्स आर फाउंड, जिसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, किसी परमाणु का भार लिखते चलिए, इसकी गारंटी नहीं है कि ग्रुप में जा ही पाएगा। किसी परमाणु का भार, अब ग्रुप में डालने का मतलब हिंदी वाले लोग कहेंगे कि मेरे लिए हिंदी में डाल भेजिए, अब उसके बाद हम हो जाएंगे परेशान। चलो देखो, किसी परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है। किसी परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है, नाभिक के कारण होता है, जिसमें न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है यहां, जिसमें न्यूक्लियॉन्स NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट अभी समझाएंगे, ये लिख लिए सभी लोग। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। अब देखो अब रदरफोर्ड कैसे किए थे वो भी देखा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई एटम है, ठीक है, ये कोई परमाणु है, ये परमाणु का क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ध्यान देंगे, परमाणु का यह जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या। तो परमाणु के रेडियस का त्रिज्या, रेडियस जो है, इस रेडियस का जो त्रिज्या है वो किस रेडियस, जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ठीक है, परमाणु के न्यूक्लियस का जो रेडियस है, इसको किस में मेजर किया जाता है, फर्मी में। याद रखना है, किस में मेजर किया जाता है, फर्मी में। और एक फर्मी जो होता है, F से डिनोट करते हैं,
एक फर्मी जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। कितने? 10 के पावर -15 के बराबर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि न्यूक्लियस के रेडियस को मेजर किस में करा जाता है, तो फर्मी में, एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। और ये जो पूरा परमाणु हो गया, खैर इसके बाहर में कई सारी कक्षाएं हैं, तो एक परमाणु का जो रेडियस हो गया, यानी परमाणु का यह जो रेडियस है इसको मेजर किया जाता है किसमें? एंगस्ट्रम में। किसमें मेजर करते हैं? एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो है वो किसके बराबर हो जाता है? 10 के पावर -10 मीटर के बराबर हो जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि कोई नाभिक अपने परमाणु से कितना छोटा है, तो क्या कहोगे? 1 लाख गुना। कोई भी नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस, वो परमाणु से कितना छोटा है? 1 लाख गुना। तो रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इनटू एंगस्ट्रम, एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू। एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इनटू फर्मी, एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। एंड वी कैन से दैट एन एटम इज 1 लाख टाइम्स लार्जर देन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, एक एटम अपने न्यूक्लियस से कितना बड़ा है? 1 लाख गुना अधिक बड़ा होता है। आई बात समझ में? तो वही यहां पर लिखा गया है, इसको देख करके लिखिए। लिखिएगा, परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रम लिखा हुआ है बोर्ड पे, एंगस्ट्रम। परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रम, ब्रैकेट में A0 लिख लेना जैसे लिखा हुआ है। परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापा जाता है। परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापा जाता है। हो गया? अब ब्रैकेट में ये लिख लेंगे, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम। एटम का रेडियस, परमाणु का त्रिज्या। चलिए, हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या फर्मी, FERMI, फर्मी में मापी जाती है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। हो गया? और फिर ये लिख लेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर 10 के पावर -15 मीटर बराबर 1 फर्मी। हो गया? नोट में लिखेंगे, नहीं, स्मॉल f। नोट में लिखिएगा, परमाणु अपने नाभिक से, परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना, परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना, ब्रैकेट में लिख लेना 10 के पावर 5। परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना, ब्रैकेट में 10 के पावर 5 बड़ा होता है। बड़ा होता है। लिख लिए स्लाइड? अब आ जाइए एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो देखो, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल बनाने का असफल प्रयास किया किस वैज्ञानिक ने? जे थॉमसन। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? समझाने का कोशिश किया। डाल्टन की ये सब बाद आते हैं। इन्होंने क्या किया? समझाने का कोशिश किया कि परमाणु दिखता कैसा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई एक तरबूज ले लो। ठीक है, तो जे थॉमसन का जो मॉडल है, इस मॉडल को कहा जाता है वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या कहते हैं? वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। और इसी मॉडल को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो परीक्षा में दोनों पूछता है, प्रश्न पूछेगा वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल किसका था? तो जे थॉमसन का।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्लम पुडिंग मॉडल किसका था, तो क्या कहेंगे, जे थॉमसन का। तो वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल एंड प्लम पुडिंग मॉडल बोथ आर गिवन बाय जे थॉमसन। अब इसको देखो, इसने क्या कहा, वाटरमेलन जो होता है वो कैसा होता है, वाटरमेलन पूरा का पूरा अंदर से कैसा है, रेड है ना। तो यहां में रेड कलर आ ही नहीं रहा है, सूख गया है वाटरमेलन। अभी भी नहीं हो रहा, एक्चुअली बोर्ड ये है ना, ये व्हाइट में इसलिए। ठीक है, मान लो यह क्या हो गया, वाटर मेलन। तरबूज हो गया, मान लेना भाई तरबूज है, क्या जा रहा है, मान गए। अब इसके अंदर क्या होगा, सीड होगा, तरबूज के अंदर बीज होगा ना, जहां तहां छिटा गया, तो जहां तहां क्या छिटा गया है, बीज। तो जे थॉमसन ने यही बात बताया, क्या कहा कि परमाणु तरबूज का जो पूरा लाल वाला भाग है उसको जे थॉमसन ने क्या कहा, प्रोटॉन। कहा कि देखो तरबूज का जो पूरा लाल वाला भाग है वो क्या है, प्रोटॉन। और फिर क्या कहा, तरबूज के अंदर बिखरे हुए सीड क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिखरे हुए बीजों को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, और रेड पार्ट को पूरा क्या कहा, प्रोटॉन। तो सही मॉडल था कि गलत था, गलत था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वे बिखरे हुए नहीं होते हैं, एक निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। तो सफल प्रयास था कि असफल प्रयास है, असफल प्रयास था। ठीक है, तो जे थॉमसन ने यही कहा, द रेड पार्ट ऑफ एन वाटरमेलन इज प्रोटॉन एंड व्हाइल इट्स स्कैटर्ड सीड इज इलेक्ट्रॉन। गलती कहां पर हो गई, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इनका गलत था। दूसरा इन्होंने कौन सा मॉडल समझाया, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा, जैसे हम लोग डोनट्स या केक खाते हैं, तो केक में जो उसका मैदा वाला पूरा भाग होता है उसको उन्होंने कहा कि प्रोटॉन है, और उस केक के अंदर में क्या होता है, काजू किशमिश बादाम पिस्ता रहता है, उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब डोनट्स, डोनट्स में जो उसका क्रीम और मैदा का भाग है उसको क्या कहा, प्रोटॉन, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का दोनों मॉडल इनका क्या था, गलत था। लेकिन इस मॉडल के बारे में पढ़ना है क्योंकि दे दिया गया है, समझ गए। हाँ, तो इसको पूछता ही पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। हेडिंग बनाएंगे परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल हो गया। इसमें डैश देकर के पहला लिखेंगे थॉमसन मॉडल। परमाणु मॉडल में पहला लिखिएगा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। इसमें लिखेंगे परमाणु का पहला मॉडल, लिखते रहिए, घर पे नहीं लिखिएगा तब अगल चेक करेंगे। हाँ, परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया, जे थॉमसन ने दिया। परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया। उनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल लिखा हुआ है यहां बोर्ड पे। उनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल मतलब तरबूज मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, और और प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग को प्रोटॉन की तरह दर्शाया। थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग को प्रोटॉन की तरह
जबकि इसके बिखरे बीजों को इलेक्ट्रॉन कहा। इसके बिखरे बीजों को इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, तो प्लम पुडिंग तो ऐसे ही याद हो गया, वाटरमेलन समझ में आ गया तो ठीक है, दोनों याद हो गया ना। तो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल किसका था? थॉमसन का। तो यही बात यहां लिखा हुआ है। थॉमसन स्टेट दैट द रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज प्रोटॉन एंड while electron are scattered as seed of watermelon। ठीक है, तो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला हेडिंग बनाइएगा, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, पहले इसको समझ लो, बाद में लिखना, 2 मिनट रुको। अब देखो, एक वैज्ञानिक आते हैं, कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम लोग अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे? अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। अब इसमें देखो रदरफोर्ड क्या करने वाले हैं। रदरफोर्ड ने एक सोना का पतला चादर लिया। सोना का चादर पीला रंग का होगा ना। अब हमारा कलर थोड़ा कमजोर है, ठीक है। ये काहे नहीं आ रहा है जी? हाँ, अच्छा छोड़ो, जॉन जा रहा है, जाने दो, चलो फिर आ गया। ये क्या माना उन्होंने? इसको गोल्ड फॉयल, सोना का पतला चादर, एकदम सोना का पतला सा चादर लिया। प्रश्न देखो डायरेक्ट यहां से आएगा, क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड ने अपने परीक्षण के लिए किस तत्व का प्रयोग किया था? तो क्या कहोगे? सोना का। ठीक है, सोना का पतला चादर का प्रयोग किया। ठीक है, और सोना का पतला चादर तो लिया, इसके साथ उन्होंने क्या किया? रेडियम से, किस चीज से? रेडियम। रेडियम लिया। रेडियम जानते हो चमकीला तत्व होता है। ठीक है, चमकीला मेटल कौन होता है? रेडियम। जैसे रिमोट में बटन रहता है, अंधेरा में भी दिखता है ना, उसमें क्या रहता है? रिमोट। घड़ी का जो सुई होता है वो भी अंधेरा में दिख जाता है, उसमें क्या होता है? रेडियम होता है। फ्रेंडशिप बैंड जो पहनते हैं, अंधेरा में चमकता है, उसमें भी क्या होता है? रेडियम होता है। तो रेडियम चमकीला धातु होता है, चमकीला तत्व है। तो उन्होंने रेडियम लिया और रेडियम से कौन सा किरण निकाला? अल्फा किरण। अभी लिखना नहीं है, समझ लो, लिखना आराम से। रेडियम से कौन सा किरण निकाला? अल्फा किरण। किरणें 3 प्रकार का मेनली आपको याद रखना है। पहला किरण कौन सा? अल्फा। दूसरा किरण कौन सा? बीटा। तीसरा किरण कौन सा? गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों किरणों में सबसे खतरनाक किरण कौन सा है? गामा। प्रश्न पूछता है सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की होती है। गामा किरण अगर शरीर के त्वचा और पर पड़े तो छेद उद करके निकल जाएगा। अल्फा और बीटा किरण जो होता है ये भी हानिकारक है, लेकिन ये ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को केवल धुंधला कर देगा, इससे ज्यादा इसकी भेदन क्षमता नहीं होती है। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी किस किरण की होती है? गामा। अल्फा किरण कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा किरण पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बीटा किरण पर कैसा चार्ज? निगेटिव। और इस पर नो चार्ज। ठीक है, इस पर क्या है? नो चार्ज। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने कौन सा किरण बनाया? अल्फा किरण। कहां से बनाया? रेडियम से। ठीक है, और सोना का एक पतला चादर ले लिए और टोटल इन्होंने 20,000 अल्फा रे रेडियम से बनाया था। और उस 20,000 अल्फा रे को पास करवाया था किससे? सोना के पतला चादर से। तो चादर से उन्होंने पास कराया 20,000 अल्फा किरणों को, तो कुछ ना कुछ उसका रिसर्च तो आएगा। तो देखो 20,000 किरणों में से एक किरण को छोड़ करके सारी किरणें गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गई थी। ठीक है, अब देखो एक किरण गया, ये क्रॉस करते हुए क्या किया? निकल गया, अल्फा रे जो था वो निकल गया। दूसरा किरण गया, ये भी इजीली पास करके क्या हुआ? निकल गया। अब यह एटम है, अभी तक पता नहीं चला था, ध्यान से समझना,
अभी तक पता नहीं चला था कि किसी भी पदार्थ के केंद्र में नाभिक है, न्यूक्लियस है, अभी तक जानकारी नहीं थी। तो 20,000 में से मैक्सिमम अल्फा रे जो था वो सोना के इस चादर को पार कर करके निकल गया। एक अल्फा रे जो गया वो जाने के बाद कहां टकराया? नाभिक से, और नाभिक से टकरा करके वो सीधा नहीं, कैसे भाग गया? तिरछा निकल गया। साइलेंट मूव इसको कहते हैं। दूसरा अल्फा किरण एक और गया और वो भी जाकर के नाभिक के पास कुछ विचलित हुआ, और विचलित होकर के कैसे भाग गया? तिरछा भाग गया। अब रदरफोर्ड जो था उतनी परेशान हुआ, परेशान होकर के कहा कि अगर बीच में कोई पदार्थ है तो वो उसको तिरछा क्यों भगा रहा है? तो रदरफोर्ड को यह जानकारी पता थी कि उसने जो अल्फा चार्ज बनाया है, अल्फा किरण, वो कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब इस परमाणु का मध्य भाग जरूर पॉजिटिव होगा, तभी तो रिपेल कर रहा है किरण को। अगर निगेटिव रहता तो क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता, वहीं रोक लेता। तो उसने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो घनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। बता रहा है समझ में? क्या कहा? परमाणु का मध्य भाग घनावेशित चार्ज होता है और उसको भेदने की क्षमता अल्फा किरण में नहीं है, इसीलिए अल्फा किरण तिरछे भाग जा रहा है। ठीक है। और कई सारे अल्फा किरण गए जो सोना के इस चादर को पेनिट्रेट करते हुए क्या हो गए? निकल गए। और 20,000 में से केवल एक अल्फा किरण ऐसा था जो बिल्कुल जाके केंद्र से टकराया और उसी दिशा में क्या हो गया? वापस आ गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है जिसे अल्फा किरण भेद नहीं सकती है। और उसने 3 जानकारियां दी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। पहला बात क्या कहा? परमाणु का मध्य भाग घनावेशित होगा। ठीक है, द मिडिल पार्ट ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा बात क्या कहा? परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। The most part of an atom is empty, that's why alpha ray penetrate it easily। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा? खोखला। इसके लिए अधिकांश अल्फा किरण क्या करी? इसको पास करके निकल गया। और तीसरा बात क्या कहा? परमाणु के मध्य भाग से अल्फा किरणें विचलित होती हैं और तिरछे भाग जाती हैं। ये 3 इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट से दिया? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से दिया। बता रहा है समझ में? तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि प्रोटॉन का खोज कौन किया तो कहोगे गोल्डस्टेन। प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्डस्टेन। लेकिन किसने बताया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है? तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बता रहा है ना कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा यहीं पर प्रोटॉन में कंफ्यूजन होता है। पूछता है खोज करता तो मारते हैं टिक रदरफोर्ड, अब पूछता है कि प्रॉपर्टी बताने वाला तो गोल्डस्टेन, उल्टा हो जाएगा। खोज करता कौन? गोल्डस्टेन। और उसकी प्रॉपर्टी किसने बनाया? रदरफोर्ड ने बताया था। आई बात समझ में? तो रदरफोर्ड की इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत। याद रहेगा? चलिए अब इसको लिख लेते हैं फटाफट। हेडिंग बना लेंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड बना हुआ है। इसमें लिखिएगा रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत, ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, यहां लिखा हुआ है बोर्ड पर देखो, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा, इंग्लिश भी लिख लीजिए, कहीं इंग्लिश में प्रयोग हुआ वहां सब तो क्या करिएगा, फिर परेशान होइएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत ब्रैकेट में अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने रेडियम तत्व से अल्फा किरणें उत्सर्जित की। अल्फा किरणें ब्रैकेट में लिख लेंगे पॉजिटिव चार्ज, याद रहेगा पॉजिटिव होता है। इन्होंने रेडियम तत्व से अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में उत्सर्जित की और उसे सोने के पतले चादर से पास कराया।
और उसे सोने के पतले चादर से पास कराया एवं कहां तक लिखे हैं? सोने के पतले चादर, रेडियम तत्वों से अल्फा किरणें उत्सर्जित की और उन्हें ऐसे घुमा दे, ऐसी है, वही हम भी सोच रहे हैं। क्या लिखे थे? इन्होंने रेडियम तत्वों से अल्फा किरणें उत्सर्जित की और उन्हें सोने के पतले चादर से पास कराया, हो गया। एवं निम्न जानकारियां दी, ठीक है। पहली अब ये फिगर बना लो, तब जानकारियों के बारे में लिखना। एक रफ डायग्राम बना लो, फोटो खींच लो नहीं, रफ डायग्राम कॉपी पर बना लो। हर चीज में मोबाइले का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। कोई भार नहीं पड़ेगा उसमें। भार वाला कौन सा बात है? माथा पर उठाना है, भार पड़ेगा। हाँ मुड़ गया, कोई नहीं। नहीं आप वहां 20,000 टोटल अल्फा किरण याद रखना है। 20,000 अब बना लो। आप समझ गए हैं ना कि होता क्या है, बस बना लो इसको। एक लौट गया, रिटर्न हो गया। हो गया? अरे अब वो जितना किरण भेजा है उतने आप लोग भी भेज रहे हैं। आप लोग कुछ कम किरण पास कराओ। अब बस वही बना लीजिए, हो गया। 20,000 किरण नहीं उजाड़ देना है। चलिए हो गया। लिखना अच्छा बनाओ। और निम्न जानकारियां दी। अब जानकारी में लिखना। पहली जानकारी, हाँ बनाइए, हिंदी वाले लोग लिखते रहिए। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा किरणें इसे पार कर गईं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ अल्फा किरणें परमाणु के केंद्र पर विचलित होकर तिरछे मुड़ गईं। परमाणु के केंद्र पर विचलित होकर
तिरछे मुड़ गई, कौमा, इसलिए रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का नाभिक घनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक घनावेशित होता है। घ की ध, धनावेशित ना, धन वाला ध, धनावेशित होता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा इंफॉर्मेशन लिखिएगा। 20,000 अल्फा किरणों से 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर अपनी दिशा में वापस आ गई। नाभिक से टकराकर अपनी दिशा में वापस आ गई, कौमा, इससे रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है। इसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है। इसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। हो गया। अब क्वेश्चन पूछे न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? किस थ्योरी के थ्रू न्यूक्लियस का खोज किया गया था? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, नाभिक का खोज अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के द्वारा हुआ था। अब एक बकलोल वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी। ये था फिजिक्स का वैज्ञानिक, बुद्धि लगाया केमिस्ट्री में तो हो गया फेल। समझ गए? ये था फिजिक्स का वैज्ञानिक, बुद्धि कहां लगा रहा था? केमिस्ट्री में लगा रहा था तो फेल हो गया बेचारा। अभी क्या बुद्धि लगाया समझिएगा। देखो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। इसने क्या किया, मैक्सवेल का क्या थ्योरी है, मैक्सवेल ने कहा कि देखो तुम्हारा सारा बात मानेंगे, ठीक है, मान लो ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। परमाणु का मध्य भाग तो अस्थिर चुपचाप पलथी मार के बैठा हुआ है। जो भी डिस्टरबेंस है सब कहां पर है? इलेक्ट्रॉन में है ना। जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी अस्थिरता है वो इलेक्ट्रॉन की है और वो वृत्ताकार पथ पर बाहर घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब मैक्सवेल जब आया तो मैक्सवेल का जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी इंग्लिश में कहे तो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत मैक्सवेल का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसका था? मैक्सवेल का। अब मैक्सवेल इसमें क्या कहा कि देखो भाई, अब जैसे आपको कहें एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते रहो तो 10 मिनट दौड़ोगे, शरीर में ग्लूकोज जितना है उतना काम आया, फिर गिर जाओगे, सेंटर पर गिर के बेहोश हो जाओगे। तो ये भी वही बुद्धि लगाया। इसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, उसकी ऊर्जा कम होते जाती है, और जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर के समाप्त हो जाता है। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। ज्यादा रिसर्च किया नहीं, जो मुंह में आया बोल दिया। सीधे क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा का क्षरण होगा और ऊर्जा समाप्त होने के बाद वो नाभिक में गिर करके समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अब ये बात कहा तब तक एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नील्स बोर। उसके मन में यह बात खटक गई। कहा कि देखिए फिजिक्स का वैज्ञानिक केमिस्ट्री में दिमाग लगा रहा है, अब बिना बुद्धि का कोई थ्योरी देके चला जा रहा है। तो नील्स बोर आया और नील्स बोर ने बोर बोरी मॉडल दिया। और बोर बोरी मॉडल में नील्स बोर ने कहा कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मरता उड़ता नहीं है, न ही वृत्ताकार पथ पर घूमने पर उसकी ऊर्जा का क्षरण होता है।
नील्स बोर आने के बाद पहला काम किया, जितने सारे ऑर्बिट्स थे उन सारे ऑर्बिट्स का नामकरण कर दिया। कहा कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट के होगा, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, और उसने ऊर्जा का स्तर और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी सिखा दिया। नील्स बोर ने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं 2n² का फॉर्मूला, जहां पर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जैसे देखो यहां पर k ऑर्बिट है, k ऑर्बिट है ना, तो ध्यान दोगे k मतलब ये 2 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 रह जाएगा। तो k ऑर्बिट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑर्बिट कौन सा है? l, तो l को लिख सकते हो 2 और 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी l पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑर्बिट कौन सा है? m, तो m पर क्या हो जाएगा? 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। तो m पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। n ऑर्बिट पर कितना हो जाएगा? 2 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। तो n पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 32। तो कहा कि देखो पहले तो ये समझ लो कि किस ऑर्बिट पर तुमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर आगे बात करेंगे। ये शर्मा गया कौन? मैक्सवेल। कहा कि गलती ब्लंडर हम कर दिए थे। फिर नील्स बोर ने कहा कि कभी इलेक्ट्रॉन मरेगा नहीं, और जब वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसकी ऊर्जा कभी बढ़ जाएगी, कभी उसकी ऊर्जा घट जाएगी, ऊर्जा शून्य नहीं होगी। और जब परमाणु की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो अपने ऑर्बिट से अगले ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाएगा, और परमाणु की ऊर्जा जब घट जाएगी तो सबसे बाहरी ऑर्बिट से वो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। तो यहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल किस ऑर्बिट में होगा? तो क्या कहोगे? के। और मैक्सिमम एनर्जी लेवल किस में होगा? एन में होगा। यानी नाभिक के नजदीक जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सबकी ऊर्जा का स्तर निम्न होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। अब जैसे स्कूल में होता था, क्लास फान जाते थे हम लोग, 4 क्लास में थे, पढ़ने में थोड़ा सा ठीक थे, तो पेरेंट्स को कहा जाता था कि 5 में क्यों पढ़ा रहे, 6 में एडमिशन करा दीजिए। तो 6 में हो गया। इसको हम लोग समझते थे क्लास फानना। पहले तो बुझाता नहीं था फान क्या रहे हैं, माने ई क्लास से फान के ऊ क्लास में घुसना है, तो इसको फानना कहा जाता था। तो जानकारी ज्यादा रहती थी तो क्लास फान जाते थे, और 10th में जाके या 9th में जाकर के जानकारी कम हो गई तो आ जाएंगे पिछले क्लास में। अब फानते गए 10th में फेल हो गए, वापस कहां से? 9th में आ गए, फिर 10th से शुरुआत करो। तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो परमाणु अगली कक्षा में शिफ्ट करेगा, ऊर्जा का स्तर घटेगा तो परमाणु नाभिक की ओर भागेगा। सब चला जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन परम ताप पर ले जाना बहुत दुर्लभ टास्क है, केवल एगो मशीन ले जा सकता है, लार्ज हेटेरल कोलॉइडल, फिर बहुत मुश्किल काम है, सब नहीं कर सकता है। हाँ, सब रुक जाएगा, गति ही रुक जाएगी पूरा। और भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं। हाँ, एनर्जी लेवल मिनिमम समझाती है। ये बात किसने बताया? किसने बताया? नील्स बोर ने। नील्स बोर का मॉडल बोर बोरी मॉडल था। तो चलिए इसका एक लाइन में लिख लीजिए, मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी, मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत, मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी, मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी, मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, डैश देकर के लिखेंगे, मैक्सवेल ने भाई ऑनलाइन वाले में क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को बताइए? फास्ट कहां पढ़ा रहे हैं, इससे धीरे क्या पढ़ाएं बताइए? धीरे तो बोल ही रहे हैं, इतना स्लो बोल रहे हैं। और देखो बाहर में आप कॉलेज वगैरह में पढ़िएगा, मान लो बीएचयू में पढ़ रहे हो, जेएनयू में पढ़ रहे हो, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उस बीच में आपको लिख लेना होता है, बैठा करके अलग से नहीं लिखाता है कोई, पता है ना? अब ऐसा नहीं होता कि लेक्चरर लेक्चर दे रहा है, बाद में आपको कहेगा कि अब लिखो, अब लिखा रहे हैं। आ रहा है तो उसी बीच में लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो आपका गलती है, स्किप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे होता है। अब तो बैठा के एक एक लाइन हम बोल बोल के लिखा भी रहे हैं, ये कम है। चलिए, तो मैक्सवेल का एटॉमिक थ्योरी लिखिएगा।
अब सोचिए, लेवल हाई रहता है तब भी नहीं रुक के लिखवाता है, यहाँ लेवल लो है तब आप लोग रुका रुका लिखवा रहे हैं। उल्टा क्या होता है, हाई लेवल रहे तो ना रुक के लिखवाना चाहिए, लेवल हाई है तो नहीं रुकता है। आप उल्टे फंस गए लग रहा है। आईक्यू लेवल कितना कॉलेज में हाई रहता है पता नहीं है, सब बराबर बैठे रहते। चलिए, तो परेशान नहीं होइए, ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, देख लीजिएगा। सर ये केमिस्ट्री का कितना क्लास है? दूसरा क्लास है। अब देखिए, हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, आप पूछ रहे हैं पैर का हड्डी कैसा होता है। अभी हम क्या बताएं, खोखला होता है, अभी इतना ही बता सकते हैं। सर मैटर खत्म हो गया जी, पदार्थ के बारे में कल हमने बता दिया था, क्लास 1 में ही, दूसरा क्लास है ये, दूसरा सेकंड क्लास है। चलिए, हो गया। मैक्सवेल एटॉमिक मॉडल में लिखिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है। एक्सर्ट देयर एनर्जी, उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। एवं ऊर्जा समाप्त होने पर वह नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाता है, नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाता है। ये किसका सिद्धांत था? मैक्सवेल का। तो क्वेश्चन आया, अगर मान लो रदरफोर्ड के सिद्धांत को गलत किसने किया? बीच में घुसा है ना, जैसे उल्टा बोल दिए। थॉमसन के सिद्धांत को गलत किसने किया? रदरफोर्ड को चैलेंज कौन किया? मैक्सवेल को चैलेंज कौन करेगा? नील्स बोर। बोरी नहीं, नील्स बोर। ऊर्जा वाला चार्ज ही है वो, उसको ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी ऊर्जा का वैसा कोई स्रोत नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद कहीं से नहीं। यहां ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है, ऊर्जा संचरण का सिद्धांत है। चलिए, हो गया। अगला हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इसको खत्म कर देते हैं। बोर बोरी मॉडल, हिंदी में भी वही है भाई। अच्छा, बोर बोरी मॉडल, इसको हमने समझा दिया था, ये क्लियर है ना? इसको लैंग्वेज में फिर कल लिखा देते हैं। समझ में आ गया है ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैक्सवेल के थ्योरी को गलत कौन बता रहा है? नील्स बोर का मॉडल, ये देख लो एक बार। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, अभी लिखो मत, कल लिख लेना, नील्स बोर। इसमें इसने क्या कहा? दे स्टेट दैट इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट देन देयर नो चेंज इनटू देयर एनर्जी, एंड इफ एनी इलेक्ट्रॉन मूव्ड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से आगे भाग रहा है, देन इट्स एनर्जी इंक्रीज। समझ में आया? तो ये बात कहा। अब ये कल हम लिखा देंगे, सबका चार्ज कितना होता है, सब पर क्या मास होता है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे।